नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर में जिसने सच पूछिए तो सब कुछ बदल के रख दिया। हम बात कर रहे हैं वैदिक एज की, एक ऐसी क्रांति जिसने आने वाले भारत की बुनियाद डाली। तो शुरू करें। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। इससे ठीक पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बड़े बड़े वेल प्लान्ड शहर देखे थे, राइट? लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो बिल्कुल अलग है। वैदिक एज कम से कम शुरुआत में एक पूरी तरह से रूरल सिविलाइजेशन थी, यानी एक ग्रामीण सभ्यता जहां जिंदगी का हर पहलू प्रकृति से जुड़ा था। तो आखिर इस ग्रामीण सभ्यता की नींव क्या थी? क्या थे इसके स्तंभ? मोटे तौर पर दो चीजें, प्रकृति मतलब नेचर और ग्रंथ यानी उनके पवित्र ग्रंथ। बस इन्हीं दो चीजों पर उनका पूरा समाज, उनके पूरे विश्वास टिके हुए थे। इस समाज में सोचे, गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो सबसे बड़ी दौलत थी। कौन कितना अमीर है इसका अंदाजा इस बात से लगता था कि उसके पास कितनी गायें हैं। और जैसा मैंने कहा, जिंदगी प्रकृति से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई थी कि लोग उसकी ताकतों की ही पूजा करते थे, जैसे बारिश के लिए इंद्र, आग के लिए अग्नि और पानी के लिए वरुण। और हाँ, इसी दौर में दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद भी लिखा गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस शांत स्थिर प्रकृति से जुड़ी हुई ग्रामीण सभ्यता में अचानक एक रेवोल्यूशन कैसे आ गया? ऐसा क्या हो गया भाई जिसने पूरा का पूरा सीन ही बदल दिया? उस क्रांति की वजह एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल चीज थी। एक ऐसा बदलाव जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। लोहा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ लोहा। इस एक मेटल ने इंडिया की हिस्ट्री का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। अब देखिए हुआ क्या। जैसे ही इंसान के हाथ लोहा लगा, एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो गया। सोचो, लोहे से बने मजबूत औजार जैसे कुल्हाड़ियां, हल, इन औजारों की मदद से घने से घने जंगल साफ किए जाने लगे, ऐसी जगह जहां पहले जाना भी नामुमकिन था। और जैसे ही जमीन साफ हुई, खेती में एक ऐसी क्रांति आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, जब खेती में इतनी बड़ी क्रांति आती है ना, तो सिर्फ लोगों का पेट नहीं भरता, पूरा का पूरा समाज बदल जाता है। और बिल्कुल यही हुआ यहाँ। इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने जन्म दिया जनपदों को। इसका मतलब ये हुआ कि लोग अब छोटे छोटे इधर उधर घूमने वाले कबीलों में नहीं रह रहे थे। खेती ने उन्हें एक जगह टिक कर रहने पर मजबूर कर दिया। और फिर धीरे धीरे यही छोटी छोटी बस्तियां बड़ी होती गईं और बदलते बदलते बड़े बड़े राज्यों में तब्दील हो गईं। इन्हीं को नाम मिला जनापदास और आगे चलकर महाजनापदास। और इनमें से कुछ तो बहुत ही पावरफुल थे, जैसे मगध, काशी, कोसाला। कह सकते हैं कि यहीं से स्टेट्स और एम्पायर्स का आइडिया शुरू हुआ। और असल में यही वो वक्त था, यही वो पल था जहां हम कह सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया की नींव, उसकी बुनियाद रखी जा रही थी। तो वैदिक एज को सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये वो फाउंडेशन है जिस पर आज का भारत खड़ा है। सोच कर देखिए, राजा और प्रजा का रिश्ता, गांव और शहर का कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कि वर्णा सिस्टम की जो शुरुआत हुई, इन सब की जड़ें इसी दौर में हैं। ये हमारी कहानी का सबसे अहम शुरुआती अध्याय है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब शुरू होता है कि ये जो नए महाजनपदास बने हैं, ये आगे चलकर भारत का नक्शा कैसे बदलेंगे? इनमें से कौन से बड़े बड़े राजा निकलेंगे जो बड़े साम्राज्य खड़े करेंगे? खैर, इस पर बात करेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। अभी के लिए धन्यवाद।